हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। अब से ठीक 2.5 घंटे बाद होने वाली है महामुलाकात और इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस है तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जोसेफ बाइडेन यानी इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच ये मुलाकात व्हाइट हाउस में अब से 2.5 घंटे बाद होगी। यूं तो दोनों नेता पहले मिल चुके हैं, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पहली मुलाकात जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, व्हाइट हाउस में होगी। लेकिन इस मुलाकात से क्यों तिलमिलाया हुआ है चीन, ये भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मुलाकात से पहले कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है अमेरिका की धरती से। क्वाड समिट जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। खत्म हुआ महामुलाकात का इंतजार। ये मेरे पीछे जो व्हाइट हाउस है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में शिखर वार्ता होने वाली है। मोदी के स्वागत के लिए बाइडेन तैयार। आतंक के अड्डे पर अमेरिका से प्रहार। अमेरिका से ब्रिटेन तक भारत जय जयकार। तो जो मोदी मोदी की गूंज आप सुन रहे थे वो सीधे अमेरिका से सुनाई दे रही थी। अमेरिका में इस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ठीक 2.5 घंटे बाद, जी हां, शुरुआत में इसी बड़ी खबर से कर रही हूं कि ठीक 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात होनी है, व्हाइट हाउस में होनी है। और वहां से एक एक तस्वीर आपको तो दिखाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बताएंगे कि इस महामुलाकात के मायने क्या हैं, सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के और मुल्कों के लिए भी। जब दो महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करते हैं तो कैसे उसका असर दुनिया के और मुल्कों पर भी पड़ता है। और इसीलिए आपको बता रही हूं कि ठीक 2.5 घंटे बाद रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जोसेफ बाइडेन की मुलाकात होनी है, व्हाइट हाउस में होनी है। और यह भी मैं आपको यह भी बताऊं कि 2.5 घंटे बाद जब मोदी बाइडेन की ये महामुलाकात होगी तो उसमें मुद्दे कौन कौन से होंगे एक बार जल्दी से आपको बताती हूं, क्योंकि उन मुद्दों पर एक एक करके भी बात करेंगे। और मेरे साथ सीधे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर वॉशिंगटन डीसी से जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन मैं पहले आपको बताती हूं, अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री है सबसे बड़ा मुद्दा दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए, जिस पर बात होगी। वहीं एशियाई देशों में चीन का जो दखल है जिससे सब परेशान है, उस पर भी बात होगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, देखिए एक एक करके वो मुद्दे आपको गिना रही हूं जिन पर आज व्हाइट हाउस के अंदर बातचीत होनी है। भारत अमेरिकी साझा हित, वो हित जिसमें भारत का भी फायदा और अमेरिका का भी फायदा। इसी के साथ साथ कारोबार और निवेश बढ़ाने पर जोर, जिसे लेकर इससे पहले कल 5 टॉप सीईओ से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। रक्षा और कूटनीतिक साथ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमने देखा भी है कि किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में और कूटनीतिक मायने दोनों देशों के लिए किस तरह से बदले हैं पिछले कुछ सालों में। और जलवायु ऊर्जा पर सहयोग, ये भी एक मुद्दा दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच मुलाकात को लेकर, यानी 7 बड़े मुद्दे जिन पर दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच मुलाकात होगी। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद यह महामुलाकात होने वाली है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि भारत और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते किस तरह से बदले हैं, इसे मैं कहती हूं भारत की कूटनीति की जीत। क्योंकि 1971 में कैसे अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए था, 1971 के युद्ध की मैं बात कर रही हूं। मेरे साथ मेजर गौरव आर्या, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हैं और मैं उनसे इस मुद्दे पर और ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगी। लेकिन आपको बताऊं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने किस तरह से उस समय कहा जाता है हथियार भी मुहैया कराए थे।
इस चीज को पिछले कुछ सालों में कैसे बदल दिया गया है यह बताने की कोशिश है। आतंक से लड़ाई के लिए लगातार अमेरिका ने पैसा दिया है पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के नाम पर, लेकिन उस वॉर ऑन टेरर का नाम में जो एक मदद थी पाकिस्तान की वो सिर्फ दिखावा रहा है। भारतीय कूटनीति ने पाकिस्तान को कैसे बेनकाब किया ये मैं आपको बता रही हूं। अब किस तरह से पाकिस्तान के लिए अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बदल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो वॉर ऑन टेरर वाली भूमिका है वो कैसे एक्सपोज हुई है। भारत के साथ आ खड़ा हुआ है अमेरिका। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय में किस तरह से अमेरिका भारत को अपना एक अहम रणनीति साझेदार मानता है, न कि पाकिस्तान को। अपने सिद्धांतों पर भारत ने दुनिया में दोस्त बनाए हैं। यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये वो बड़े देश हैं जो भारत से दोस्ती का दम भरते हैं, ना कि पाकिस्तान से। वहीं रूस और इजराइल जैसे देशों से भी भारत ने अपनी मित्रता बरकरार रखी है। इसी के साथ साथ दुनिया की नजर में गिरता ही चला गया है पाकिस्तान। ये एक हकीकत है, वो हकीकत जो अमेरिका की धरती से वहां की उपराष्ट्रपति ने बयां कर दी पूरी दुनिया के सामने, उस पर भी आगे आऊंगी। दुनिया पाकिस्तान से दूरी बनाना चाह रही है। दूरी इसलिए क्योंकि जिस तरह से विश्व पटल पर पाकिस्तान की भूमिका एक्सपोज हुई है, भारत के साथ रिश्ते बढ़ाने में दुनिया की दिलचस्पी है। यह मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि हिंदुस्तान का डंका भारत से अमेरिका तक और अमेरिका से ब्रिटेन तक है। किस तरह से भारत का डंका सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह दिखाती हूं कि कैसे अमेरिका से ब्रिटेन तक भारत की जय हो रही है, क्योंकि भारतीय सेना की जय जयकार ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंजी है। लोकतंत्र की रक्षक है भारतीय फौज, ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने कहा है, यानी कि ब्रिटेन के सांसद ने। भारतीय सेना की बदौलत कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित है। ये बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। इस्लामी ताकतें लोकतंत्र खत्म कर रही हैं, सेना ने तालिबानी ताकतों को पनपने से रोका है। यह बड़ी बात जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गूंजी। भारत का हिस्सा होने से कश्मीर सही स्थिति में है। कश्मीर अगर ठीक है तो वो इसलिए क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। अगर सेना वहां से हट गई, इंडियन आर्मी वहां से हट गई, तो अफगानिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। ब्रिटिश संसद में किस तरह से जो नापाक मंसूबे हैं पाकिस्तान के वो भी ध्वस्त हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने किस तरह से पाकिस्तान मूल की सांसद को धो डाला वो मैं आपको बता रही हूं। पाकिस्तानी मूल की सांसद ने पाकिस्तान के इशारे पर यह मुद्दा उठाया था, कश्मीर का मुद्दा उठाया था, और उस पर किस तरह से पाकिस्तानी संसद में ब्रिटिश संसद में पाकिस्तान की पोल खुल गई। कश्मीर मुद्दा किस तरह से नापाक मंसूबों वाली सांसद ने उठाने की कोशिश की, लेकिन उनको कैसे लताड़ दिया गया। यानी कि कश्मीर अफगानिस्तान नहीं है और कश्मीर में डेमोक्रेसी है, वहां पर लोकतंत्र है, और कश्मीर अच्छी स्थिति में सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना वहां पर है। यह बात कही है ब्रिटिश की संसद में ब्रिटेन के सांसद ने। मैं मेजर आर्या और मेजर जनरल जीडी बख्शी को सबसे पहले स्क्रीन पर चाहती हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है और भले ही पाकिस्तान के इशारे पर यह बातें कही गई हो, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, यह बात आज खुलकर सामने आ गई कि भारत की जय हो सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, हर जगह। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए अमेरिका अभी पाकिस्तान की पेरिफेरी भुगत चुका है। अरबों डॉलर उसने इस पाकिस्तान को दिए टेररिज्म से लड़ने के लिए। पाकिस्तान ने क्या किया? अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से 800 गज की दूरी पे 4 मंजिल के ऐश महल में उसे स्थापित करके रखा 8 साल। ठीक है, यह है पाकिस्तान की फितरत। और अभी जब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हमें एक सेफ विड्रॉल दिलवा दीजिए अफगानिस्तान से, हम बड़े आभारी होंगे। आभारी क्या होंगे? उन्होंने IMF का $5 बिलियन का लोन दिलवाया।
पाकिस्तान ने उस लोन का फायदा उठाकर पहले तो जो अफगानिस्तान की फौज थी उसको खरीद लिया कि देखो अमेरिकन तुमको डंप करके जा रहे हैं, हमारी तरफ आ जाओ, बचे सलामत रहोगे, ये कह के लुभावने देके उन्होंने उस फौज को खरीद दिया। अमेरिका ने उस फौज को डंप किया और फिर पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में ऐसी छुरी घोंपी, ऐसी बेइज्जती और किल्लत करके भेजा अमेरिका को कि अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में तकरीबन तबाह कर दी है। और अब पाकिस्तान बांछे खिलाकर बोल रहा है हमने अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका की मदद से, अमेरिका के पैसे से। ये हमीद गुल साहब गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल रहे हैं और पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं दुनिया भर को कह रहे हैं कि हमने हरा दिया अमेरिका को। जी, तो नेचुरली अमेरिका भारत की तरफ देखेगा। मैं उस पर भी आऊंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं एक बार बता दूं कि फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सजनार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं अशोक जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मेजर आर्या, जो मैं आज खुलकर कहती हूं कि ब्रिटिश संसद में जो बात गूंजी वो कैसी हकीकत है जो दुनिया भर को पता भी है। और इसीलिए जब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ये बात कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अलाइव बिकॉज इंडियन आर्मी इज देयर, ये भारत की इस समय, जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस समय पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कूटनीतिक तरीके से किस तरह भारत को घेरा जाए। हालांकि सब जो चीजें वो कर रहा है वो फ्लॉप हो रही है, लेकिन ये दिखाता है कि भारत की कूटनीति और भारत की सेना किस तरह से विजयी रही है अपने मोर्चों पर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सुचरिता। ब्रिटेन की संसद में कई दोस्त हैं भारत के। मुझे मौका मिला था 2017 में वहाँ पे जाके बात करने का ब्रिटिश पार्लियामेंट में, पर मुझे लगता नहीं कि कम ही ऐसे दोस्त हैं जो मिस्टर बॉब ब्लैकमैन जैसे भारत के दोस्त हैं वहाँ पे। और जब इस पाकिस्तानी संसद ने कोशिश करी, पाकिस्तानी मूल की जो संसद ने कोशिश करी कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि इनको बोला जाता है इनके पास पैसे आते हैं। एक और इनके थे पीयर, लाइफ टाइम पीयर, लॉर्ड अहमद नज़ीर करके, जो फिर क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट विमेन वगैरह सेक्सुअल क्राइम्स के चलते उनको निकाल दिया वहाँ से। वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े हिमायती थे लॉर्ड नज़ीर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे लंदन पे। और ये ऐसे लोग, कुछ इन्होंने ऐसे गुर्गे, ऐसे गुंडे पाल रखे हैं जिनका काम है, ये पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, इनका काम है लंदन में पार्लियामेंट में जाके पाकिस्तान के बारे में बात करना और पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीर के बारे में बात करना और कश्मीर के बारे में। अच्छा, ये लोग जो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, सुचरिता, ये कभी कश्मीर गए नहीं। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि ये लोग कभी कश्मीर गए नहीं अपने जीवन में। और ये कश्मीर के बारे में बात लगातार करते रहते हैं और झूठ वहां पे फैलाते रहते हैं। तो जो बॉब ब्लैकमैन ने इंडिया के डिफेंस में बोला कि द इंडियन आर्मी इज अ फोर्स फॉर गुड एंड फॉर डेमोक्रेसी इन कश्मीर, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो इंडियन आर्मी काम कश्मीर में कर रही है मुझे लगता है कि वो अतुलनीय है। और ऐसा कार्य शायद ही किसी फौज ने दुनिया के किसी कोने में करा हो जो कि इंडियन आर्मी ने करा है। बहुत हल्का हाथ रख के, प्यार से समझा के, और अपना भाई, अपना बेटा, अपना घर का बुजुर्ग मान के वहां पे लोगों को, माओं को, बहनों को सद्भावना करके एक प्रोग्राम है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी वहां पे पढ़ाती है बच्चों को। इंडियन आर्मी वहाँ पे वोकेशनल सेंटर्स इंडियन आर्मी ने खोले हैं। जनरल जीडी बख्शी सर वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी सर ने काफ़ी अपना जो इलस्ट्रियस करियर रहा है, इनका JNK में रहा है। ये 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के किश्तवाड़ साइड की है 9 सेक्टर, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस देखे हैं जनरल जीडी बख्शी सर ने। ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मुझे लगता है इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, क्योंकि एक दूसरे देश की संसद में जब भारतीय सेना के लिए ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव और सेना वहां पर है, उसी वजह से कश्मीर इस खुशहाली में है, जिस स्थिति में है। ये मोमेंट ऑफ प्राइड अशोक जी हमारे लिए उस समय में है जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। कल की बात कर रही हूं, आज तो एक महामुलाकात है और उसके बाद कल का कार्यक्रम ग्लोबल सिटीजन कार्यक्रम में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का 120 देशों में प्रसारण होगा। भारतीय प्रधानमंत्री इसका हिस्सा होंगे और 120 देशों में प्रधानमंत्री का यह संदेश जाएगा। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा कार्यक्रम है। तो आज राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात है, उसमें तकरीबन 2.25 घंटे बचे हैं, क्योंकि तकरीबन 8:30 बजे यह मुलाकात होनी है। लेकिन जो बाइडेन से मुलाकात से पहले कल जो मुलाकात
या फिर मैं कहूं आज तड़के भारत के समय अनुसार, क्योंकि तकरीबन 3:30 बजे मुलाकात हुई थी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से जो मुलाकात हुई, उसमें कैसे संदेश कड़ा गया है। कमला हैरिस ने जो बयान दिया और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवाद को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद सक्रिय है, यानी कि क्या इमरान उनके इस बयान से सहमत है? दर्जनों आतंकी संगठन वहां पर मौजूद है। कमला हैरिस का बयान आया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय है, पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकाने हैं। इमरान खान को याद दिलाएंगे कि जैश, लश्कर, अलकायदा के ठिकाने पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या सहमत है इमरान खान? कमला हैरिस का बयान कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। इमरान खान के आतंकियों को आईएसआई आर्मी का साथ नहीं है, ये खुलकर बताया आज पाकिस्तान। अमेरिका का बयान आया कि आतंकी संगठनों पर एक्शन हो। इमरान खान खुलकर बताएं कि क्या अपना साथ नहीं दे रहे हैं वो? क्या पाकिस्तान सरकार इन आतंकियों को साथ नहीं दे रही, अपना नहीं मानती इन आतंकियों को? अमेरिका का बयान आया कि किस तरह से आतंकी संगठनों पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये एक्शन होगा। अगला दिखाइए। अमेरिका का बयान आया कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप पाकिस्तान ने किया है। वहीं इमरान खान बताएं कि क्या पंजशीर में उनकी करतूत दुनिया के सामने नहीं आ गई है। अमेरिका का बयान, उनके उपराष्ट्रपति का बयान आया कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है। अब इमरान खान बताएं कि तालिबान की करनी क्या रही है अफगानिस्तान में, तालिबान की वापसी में कैसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही है। अमेरिका का बयान, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान आया कि भारत यूएस सुरक्षा में खतरा ना बने पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बताए कि भारत में आतंक फैलाने में क्या उसका पूरा हाथ नहीं है। ये सबूत पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। और किस तरह से भारत यूएस सुरक्षा में खतरा अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। अब ये तो अमेरिकी मन से कहा जा रहा है और ये कहने वाला भारत नहीं है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। तो ये इसी के साथ साथ आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, तो क्यों हम कह रहे हैं कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी के तो जय हो रही है, लेकिन इमरान के लिए फ्लॉप शो हो रहा है, क्योंकि तालिबान आने पर खुशी मना रहा था पाकिस्तान, यह सोचा गया। लेकिन यहां पर हो क्या गया? कमला हैरिस ने लगा दी पाकिस्तान को लताड़। क्या सोचा गया था और हो क्या गया? सोचिए किस तरह से अरमानों पर पानी फिर रहे हैं। तालिबान आने पर खुशी मना रहा था पाकिस्तान को लगा कि क्षेत्र में ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान किस तरह से सक्रिय है तालिबान बनाने में और आतंकवाद को पालने में, यह बयान सामने आया अमेरिका से। अब सोचा क्या था पाकिस्तान ने कि दुनिया में अपनी हनक किस तरह से वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन आतंकियों का साथ छोड़ने की नसीहत दे दी गई सीधे। वहीं पाकिस्तान को लगा था कि काबुल में उसकी ही चलेगी और काबुल और अफगानिस्तान से उसी से बात की जाएगी, लेकिन वहां अफगानिस्तान में भारत की बड़ी भूमिका चाह रहा है अमेरिका और दुनिया के और देश, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर स्थिरता चाहिए तो भारत का साथ जरूरी है। भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था पाकिस्तान, लेकिन हुआ क्या? भारत यूएस सुरक्षा पर पाकिस्तान को सीधे चेतावनी मिल गई है, आप आतंकी ना पालें, काबुल के रास्ते नापाक मंसूबे पाले। लेकिन अमेरिका ने कैसे वो चकनाचूर कर दिए जब अमेरिका से पाकिस्तान को ये लताड़ सामने आई कि आपकी धरती से आतंकवाद पनप रहा है। तो ये मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह जो सोचा था वो हुआ नहीं। अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये पूरा गेम प्लान समझिए। अमेरिका में नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी की इस वक्त वहां पर अलग जगह नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, चाहे वो टॉप सीईओ से मुलाकात हो, अमेरिकी राष्ट्रपति से थोड़ी देर बाद मुलाकात है, उन्हें सब पूछ रहा है। पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा, फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं अभी तक इमरान खान। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुचेता जी। जो अभी कितने जनवरी से लेकर अब सितंबर के 8 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की 3 बारी तो वर्चुअल उनके समिट हो चुके हैं। एक ये क्वाड का हो गया है, एक क्लाइमेट चेंज का हो गया है, और समिट हो गए हैं। और यहाँ से कितने सारे बहुत सीनियर मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट भारत में आए हैं, परंतु इमरान खान को अभी तक यही इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ से कोई ना कोई टेलीफोन आ जाए। एक बार ये टेलीफोन आ जाए तो उनकी थोड़ी सी जो पोजीशन है थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। परंतु देखिए, सभी अब जान गए हैं जो पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ बनकर उभर गया है
और अब जब से पाकिस्तान और चीन के बीच में ये जिसे कहा जाए अनहोली नेक्सस, नापाक नेक्सस जो ये बना है, तो उससे और भी सब देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है, भारत की और जो क्षेत्रीय देश हैं उन सब की भी चिंता बढ़ गई है। परंतु अब भारत के प्रधानमंत्री पहली मर्तबा उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब उन्होंने राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद पहली मर्तबा उनकी मुलाकात होगी। ये हमें समझना है जो पहले उनकी मुलाकात हो चुकी है जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे 2014 में, 2016 में। और हम सब जानते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी कैसे अपनी जो पर्सनल केमिस्ट्री है और पर्सनल इक्वेशंस हैं उसको वो कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए पहले से उनके अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं। परंतु अब जो राष्ट्रपति हैं तो दोनों देशों के बीच के संबंध जो हैं उनको बहुत आगे ले जाएंगे, उनको बहुत ज्यादा इम्पेटस मिलेगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है जो कि कल शाम को हमारे समय से कल रात को जो कमला हैरिस के साथ मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और वहां पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने आप जिसे कहा जाता है स्वो मोटो, प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुद्दा नहीं उठाया, ये कमला हैरिस ने खुद मुद्दा उठाया जो यहाँ से पाकिस्तान से आतंकवाद पनप रहा है और पाकिस्तान में आतंकवाद को एकदम खत्म करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी। और इसके बारे में मैं ये एक बात कहूंगा, देखिए पहले डिपेंडेंस था अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि उससे कनेक्टिविटी करनी थी वहां पर अफगानिस्तान के साथ, परंतु अब उसके जो सोल्जर्स हैं, फोर्सेज हैं, वो निकल आए हैं तो अमेरिका की निर्भरता पाकिस्तान के ऊपर बहुत कम हो गई है। तो इसीलिए दबाव मेरे विचार से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा डाल सकेगा और उसमें चाहे वो उसके अशोक जी, ऊपर मुझे लगता है ये बड़ी बात आपने कही। और जैसा जो बात आपने कही अशोक जी, ये बड़ी बात आपने कही कि जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, कोई मुद्दा उठाया जाता है, उस पर चर्चा होती है मेजर आर्या। लेकिन जिस तरह से मैं, और उसके बाद मैं आऊंगी मेजर जनरल डीडी बख्शी आपके पास, लेकिन जिस तरह से कमला हैरिस ने, जैसा उन्होंने कहा कि खुद इस मुद्दे पर बात की है, यानी अमेरिका एक स्पष्ट संदेश खुद देना चाह रहा है पाकिस्तान को। भारत ने यह मुद्दा नहीं उठाया था। देखिए जो बात कही थी पैनलिस्ट ने, अशोक जी ने जो बात कही थी, मूल बात यही है जो उन्होंने बात बोली, इसका निचोड़ यही है। बात यह है कि कई सालों तक अमेरिका डिपेंडेंट था पाकिस्तान के ऊपर, और आपकी अनुमति हो तो मैं 30 सेकंड में समझा दूं ये खेल क्या है। और पाकिस्तान ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया क्योंकि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ बॉर्डर भी है, सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता भी है और वहां पे सी पोर्ट भी है। अब इसका बहुत फायदा उठाया पाकिस्तान ने, धोखा भी दिया अमेरिका को, 33 बिलियन यानी 33 अरब डॉलर भी लिए, और फिर जैसे कि जनरल जीडी बख्शी सर ने बताया उसकी पीठ पे खंजर भी डाला। मैं एक बार मैं आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हमारे हम सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बड़ी खबर एक बार बता दूं कि क्वाड बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जैसा हमने आपको बताया 8:30 बजे जोसेफ बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है, लेकिन उसके बाद रात 11:30 बजे क्वाड की बैठक होनी है और क्वाड देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मैं अभिषेक आपका इंतजार कर रहे थे, सारे पैनलिस्ट आप नजर बनाए हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद वो अहम बैठक होनी है जोसेफ बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। लेकिन उससे पहले आपको लगता है कमला हैरिस ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवाद की बात उठाई है, और वो तब उठाई है जब भारत ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, यही बात यहां पर चर्चा हो रही थी स्टूडियो में, ये दिखाता है कि किस तरह से कूटनीतिक रूप से कुछ रिश्तों में बदलाव है। गुड मॉर्निंग सुचरिता, सुप्रभात मेजर आर्या। मैं आपको वॉशिंगटन डीसी से आज के 2 अहम बैठकों की खबर लाऊंगा। व्हाइट हाउस पीछे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार यहां बैठकों के लिए आएंगे 11 बजे आज के समय से थोड़ी देर में, यानी कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, राष्ट्रपति बाइडेन, उनके साथ बायलेटरल समिट है और उसके बाद 2 बजे के आसपास क्वाड समिट है जो करीब 2 घंटे का रिजर्व समय है। उसके अलावा शायद और 1-1.5 घंटे चल जाए, ऐसी हमें बात बताई जा रही है। सुचरिता, आपने जो सवाल पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब वहाँ आइजनहावर बिल्डिंग में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का ऑफिस है, यहाँ से मेरे बाएं हाथ की तरफ, वहाँ पे जब बैठक हो रही थी और आतंकवाद का मुद्दा आया तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो था प्रधानमंत्री के साथ, वो थोड़े सरप्राइज हुए कि कमला हैरिस ने
खुद अपनी तरफ से बोला कि हमें पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, आतंकवादी संगठनों को किस तरह से पनाह दे रहा है, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं अमेरिका के लिए भी समस्या है। और वो वहां तक गई, उन्होंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान को हम बताएंगे कि वो इस हरकत से बाज आए कि उनकी जमीन आतंकवाद को फैलाने के लिए काम आए। तो मैं समझता हूं बहुत कड़ा संदेश था और उपराष्ट्रपति ने एक भूमिका बना दी है कि आज जब व्हाइट हाउस में एक बैठक होगी जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में है और प्रतिनिधिमंडल वार्ता होगी, तो हर चीज को थ्रेडबेयर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कस किया जाएगा कि आप अफगानिस्तान की समस्या का मूल समझें, और मूल है पाकिस्तान। और ये अगर वॉशिंगटन डीसी में और डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट में समझ है तो उसके लिए मेरे ख्याल से आज की वार्ता के अंत तक दोनों जो बैठकें हैं क्वाड की और बायलेटरल, उसके अंत तक एक मेरे ख्याल से रूपरेखा बन जाएगी कि पाकिस्तान को टैकल करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी क्या करे। और मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा होगा भारत के लिए, दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए कि एक एक्शनेबल एजेंडा आज चॉकआउट किया जाए इन बैठकों में। और समझिए कि अभी जो सॉफ्ट स्टेटमेंट कभी कभी अमेरिका से आते हैं, जैसे कल एंटोनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में कहा कि भाई पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, मदद कर रहा है, वो इसीलिए कि अमेरिका के कुछ नागरिक, जर्मनी के कुछ नागरिक, ब्रिटेन के कुछ नागरिक, फ्रांस के कुछ नागरिक अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनको निकालना है, उनको रैंसम बनने नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए शायद पाकिस्तान मैं आपको अभिषेक जी, मैं समझता हूं कोई गलतफहमी नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में। और जी अभिषेक, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, और इसलिए क्योंकि ये दो बैठकें एक के बाद एक होने वाली हैं। मैं एक बार मैं चाहूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा व्हाइट हाउस का दीदार करा दे, क्योंकि यहां पर हमने तस्वीरों में तो बना रखा है, आप तो वहां पर खड़े हुए हैं, जरा दिखा दीजिए कि वहीं पर जहां ये महाशक्तियों की बैठक होनी है, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होनी है। देखिए बिल्कुल मेरे पीछे आप तस्वीरों में व्हाइट हाउस देख सकते हैं, उसके पीछे एक जो लंबी सी इमारत दिख रही है, बहुत लंबी, वो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है। मैं उत्तरी छोर पर हूँ व्हाइट हाउस के। इसको असल में तो मेन दरवाज़ा कहा जाता है, पर यहाँ से एंट्री एग्जिट होता नहीं है, ये टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा है। आप देखें लोग चहलकदमी कर रहे हैं, कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और आवाजाही हो रही है। और जो असल में राष्ट्रपति उपयोग करते हैं वो साउथ साइड यूज़ करते हैं, जिसको साउथ लॉन्स भी कहा जाता है। और वो पीछे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है जो वहाँ की नेशनल मॉल है, जहाँ पे बहुत सारे मेमोरियल्स हैं। अमेरिका पिछले 60-70 दशकों में 60-70 सालों में 6-7 दशकों में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा है, उस सब के मेमोरियल उस तरफ हैं। मैं अगर शायद अगली बार जा पाऊँ, और जैसे हमारे यहाँ वो राजघाट है जहाँ पे सारी समाधियाँ हैं, तो ऐसे ही यहाँ मेमोरियल्स होते हैं। तो लिंकन मेमोरियल है, जेफरसन मेमोरियल है, मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल है। तो दर्शक समझें कि अब शायद यहाँ से हम फ्री हो पाएँ तो वो हिस्सा भी दिखा पाएंगे। पर अभी जो सारा एक्शन का केंद्र है वो ऑफ कोर्स व्हाइट हाउस है। सिक्योरिटी आप देखें किस तरह की है, हॉर्स माउंटेड अरेंजमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, जो जनरली हमने देखा है कि नहीं होते हैं। तो यानी थोड़ी और एक्स्ट्रा कड़क सिक्योरिटी के इंतजाम है यूएस पार्क पुलिस सर्विस के और सीक्रेट सर्विस के। इस वक्त अभिषेक सारी निगाहें इस मुलाकात पर है, क्योंकि हमने देखा कि जब कमला हैरिस से मुलाकात हुई और भारत ने शायद इस मुलाकात से पहले ये उम्मीद नहीं की थी कि स्वतः कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति पाकिस्तान को लेकर और आतंकवाद को लेकर इतना कड़ा संदेश देंगी। ऐसे में जोसेफ बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति क्या संदेश देते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, यह भी बहुत अहम होगा। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद होने वाली है क्वाड की बैठक, और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि क्वाड बैठक से पहले कहते हैं चीन में चला गया है। क्वाड बैठक से फर्क नहीं पड़ता है कह रहा है चीन। क्वाड दुनिया को भड़काने की कोशिश है, किसी तीसरे देश को टारगेट करना गलत है, यह कह रहा है चीन। यह क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात वो देश कर रहा है जो हर देश की भूमि पर अपना हक जमाने की कोशिश में लगा है, वो क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, और साथ ही बताऊं कि आज किस तरह से क्वाड की दहाड़ चीन को सुनाई देने वाली है, क्योंकि आज
पहली बार साथ बैठेंगे 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि पहली बार साथ मिलकर चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बैठक हो रही है। नरेंद्र मोदी, जोसेफ बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा की ये बैठक है। ये चारों एक साथ मिलकर आज क्वाड की रूपरेखा तय करेंगे और आगे कैसे बढ़ना है उसमें चीन को घेरने की अचूक रणनीति शामिल है। और ये चीन जानता है, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीतियों से हर देश परेशान है। और इसीलिए चीन का ये हमला, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दक्षिण चीन सागर में किस तरह से चीन की मनमानी रोकी जाए, इसी को लेकर यह प्लान तैयार होना है। और किस तरह चीन को घेरने के लिए अमेरिका भारत का साथ चाहता है और भारत ऑस्ट्रेलिया और साथ साथ जापान का साथ चाहता है। और ये चारों देश आज क्वाड की ये बैठक होनी है रात 11:30 बजे। उससे पहले ये कल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जब स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ जापानी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। यानी ये 2 बायलैटरल्स भी हुए और उसके बाद आज चारों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्वाड की बैठक में मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, और मेजर जनरल जीडी बख्शी, क्योंकि आप इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार एक शक्ति दिखाना चाहती हूं कि चीन के सामने क्वाड की ताकत क्या है। क्वाड किस तरह से, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, अगर मैं उसको दिखाऊं कि किस तरह से चीन इस वक्त घबराया हुआ क्यों है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से 284 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था इन क्वाड देशों की है और 1150 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था चीन की है। सैनिकों की जो एक्टिव आर्मी है 31,55,000, वहीं चीन के पास 21 लाख, क्योंकि सबसे बड़ी आर्मी उसकी मानी जाती है, 21,85,000। वहीं एयरक्राफ्ट की बात अगर मैं करूं तो एयरक्राफ्ट 17,257, ये क्वाड देशों के एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रही हूं, और चीन के पास 3,260 है। ये क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि प्रशांत महासागर में जिस तरह से चीन का विस्तारवादी रवैया रहा है, उसे घेरने के लिए ये सेनाओं की शक्तियां मैं आपको बता रही हूं। और कैसे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है 1082, वहीं चीन के पास 327। और इसी के साथ साथ अगला अगर दिखाएं, टैंक्स की बात करूं 11,893 और चीन के पास 3,205। ये मेजर जनरल जीडी बख्शी, हालांकि ये कंपैरिजन की बात नहीं है, क्योंकि चार देश एक चीन के खिलाफ अगर कोई रणनीति बना रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि चीन की ताकत इतनी बड़ी हुई है, वो इसलिए भी कि चीन वो मंशा रखता है कि दूसरे देशों की भूमि पर वो हमला कर सके और उन्हें घेर सके। बेशक आप बहुत सही कह रही हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब एक न्यू चैलेंजर पावर उभर के आती है जो स्टेटस को तोड़ना चाहती है, डिसरप्ट करना चाहती है, तो नॉर्मली जो दूसरी पावर्स हैं, जिस तरह की यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ऑफ डेमोक्रेसीज, याद रहे भारतवर्ष, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो कॉमन चीज है, हम सब डेमोक्रेसीज हैं। तो ये इकट्ठे होके एक समन्वय बनाते हैं और बैलेंसिंग की जाती है, जो कि हॉस्टाइल पावर है, जो कि एक पावर जो कि डिसरप्ट करना चाहती है स्टेटस को, जो कि रूल्स जो हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के, उनके ऊपर तहस नहस तोड़ना चाहती है। देखिए, चीन ने कितनी बुरी तरह से दादागिरी शुरू कर दी थी साउथ चाइना सी के अंदर। फिलीपींस बेचारा छोटा सा देश, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चीन के खिलाफ रूलिंग दी। चीन ने बिल्कुल नजरअंदाज करके कुचलना चाहा, जबरदस्ती करनी चाहिए, डरा दिया छोटे छोटे देशों को, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश तक को डराने की कोशिश करी चीन ने। और ये दादागिरी के परिणाम स्वरूप दुनिया के पास और कोई चारा नहीं था बट टू बैंडवैगन। और आपने देखा कि अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स, न्यूक्लियर पावर्ड, वो साउथ चाइना सी, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, ईस्ट चाइना सी पहुंच गए। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे है आज के दिन बैटल ग्रुप, फ्रांस का बैटल ग्रुप वहां पहुंच चुका है, जापान के बैटल ग्रुप्स और भारत के बैटल ग्रुप्स वहां पहुंच चुके हैं। और उन्होंने चुनौती दी है कि अगर चीन इतनी दादागिरी करेगा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की अवहेलना करेगा, तो उसकी कीमत तो होगी साहब। दादागिरी करनी है तो अब जरा क्वाड के देशों से करके दिखाए। चीन भी थोड़ा धीमा पड़ गया है वहां पे।
और चीन सक पका रहा है। आप बिल्कुल कुछ सही भी कह रहे हैं। कहे, बहादुरी दिखाने की कोशिश करे, बात यह है कि वो घिर रहा है चारों ओर से। आपने बिल्कुल सही कहा मेजर जनरल डीडी बख्शी। मेजर आर्य, जो बात उन्होंने कही कि चीन घिर रहा है, वो इस बात को समझता है और यही वजह है कि बार बार चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो जो कि भोपू है सरकार का, वो उसके जरिए भड़काना या ये कहना कि ये गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। आप किस तरह काम कर रहे थे? चीन ने कैसे काम किया है? देखिए, ऐसा है, अगर ये गिरोह की तरह काम कर रहा है और अगर ये चीन को टारगेट कर रहा है तो सो बी इट। एग्जैक्टली, सो बी इट, व्हाई बी अपॉलोजेटिक अबाउट इट। देखिए, जनरल जीडी बख्शी सर ने क्या समझाया है, किसी भी छोटे देश को इन लोगों ने छोड़ा नहीं। चीन गुंडागर्दी लगातार दर लगातार करता चला जा रहा है। अब चीन के खिलाफ कोट अनकोट, मैं गुंडागर्दी वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, पर अगर चीन के खिलाफ गुंडागर्दी हो भी रही है तो चीन को फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर मसल फ्लेक्सिंग करेंगे तो कुछ समय के बाद आपसे परेशान होके बाकी लोग भी मसल फ्लेक्सिंग करेंगे। अब ये ऑकस बना है, ऑकस बना है जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है। Yes. वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात हो रही है। यहां पे क्वाड है। क्वाड इज मोर नॉट जस्ट मिलिट्री, क्वाड हैज गॉट मच मोर टू इट। इसमें बहुत कुछ है, उसमें डिप्लोमेसी है, वैक्सीन की बात है, ट्रेड की बात है। एक सबसे खतरनाक चीज ये बात नहीं है कि किसके पास कितनी सबमरीन है और किसके पास कितने टैंक्स हैं, ये तो नंबर्स हैं, दे डोंट मैटर। सबसे जरूरी बात यह है कि चीन के खिलाफ दुनिया के जो मजबूत देश थे वो इकट्ठा हो गए और चीन के खिलाफ खड़े हो गए। ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं एक बार अशोक जी आपके पास आ रही हूं, थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होनी है। मुझे ये बताइए कि क्वाड देशों की अगर एक बैठक हो रही है और अगर चीन इस पूरे इलाके में कुछ गलत नहीं कर रहा है तो फिर डर किस बात का है? बार बार धमकी का सहारा क्यों ले रहा है? इस बैठक से इतना डर क्यों? देखिए, डर उसको इसलिए लग रहा है जी, जो ये क्योंकि जो इसका क्वाड का पुनर्गठन 2017 में जब इसको रीइन्विगरेशन किया गया है, ये इसीलिए किया गया है क्योंकि चीन का बहुत ही आक्रामक रवैया हो गया। चीन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया, चाहे साउथ चाइना सी ले, जैसे उसको अपना प्राइवेट लेक मान लिया है। इतना करीब 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। बहुत वहां पर मिनरल रिसोर्सेज हैं, बहुत फिशरीज है। उसके अलावा वहां से 3 लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जाते हैं। 50% पूरी दुनिया का अगर हम देखें तो वहां से ट्रेड साउथ चाइना सी से जाता है। और उसको वो चीन कहता है कि ये मेरे आधिपत्य में रहेगा, क्योंकि मेरे जो कुछ मछुआरे थे वो यहाँ पर 2000 साल पहले यहाँ पर वो मछलियां पकड़ते थे, तो इसलिए ये मेरा क्षेत्र है। परंतु जैसे अभी गौरव आर्य जी बता रहे थे, उन्होंने कहा, या जीडी बख्शी साहब बता रहे थे जी, उन्होंने कहा कि ये इसको लेकर गए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां पर मैं माफी चाह रही हूँ, सारा केस हम रद्द करते हैं। जी, ये आपने जैसा कहा कि हम यहाँ मछुआरे यहाँ मछलियां पकड़ते थे इसलिए हमारा इलाका, इस तरह की कई तर्क चीन देता आया है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है यही तर्क दे देकर कैसे जमीन हड़प ली है दूसरे देशों की। लेकिन अब वो देश उठ खड़े हुए हैं तो चीन को घबराहट हो रही है, क्योंकि ऐसे ही तर्क दे देकर हर जगह अपनी विस्तारवादी नीति के तहत कब्जा बोला है। लेकिन वो कब्जा अब खत्म होगा और वो क्वाड देशों की इस बैठक के जरिए खत्म होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। थोड़ी देर बाद महामुलाकात ठीक रात 8:30 बजे जोसेफ बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सबकी निगाहें उस पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।